हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रहा होगा। एग्जाम की बहुत अच्छी तरह से तैयारी आप सभी की चल रही होगी। चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो कि है आपके 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 और जिसका नाम है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। ओके बच्चों, सो इकोनॉमी सिस्टम हमने इस पूरे 10th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी के इस सब्जेक्ट के अंदर हमने दो दोस्तों के बारे में पढ़ा हुआ था, दो फ्रेंड्स कंट्री के बारे में पढ़ा हुआ है। कौन से वो दो फ्रेंड्स कंट्री है? फर्स्ट है इंडिया, जो कि है हमारा, और उसके साथ साथ हमने दूसरे कौन सी कंट्री के बारे में पढ़ा है? हमने पढ़ा है ब्राजील के बारे में। सो ये जो दो कंट्री है इंडिया एंड ब्राजील, इन दोनों कंट्री के सबसे पहले हम देखने वाले हैं इकोनॉमी सिस्टम को एंड उसके बाद हम देखेंगे उसके ऑक्यूपेशन को, उसके ट्रेड को। ठीक है, सो आई होप सो आप सभी कंसंट्रेशन के साथ, एटलीस्ट अभी के टाइम पर तो आप लोग कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और ध्यान से यहाँ पर भी सुनेंगे। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का ये है लेक्चर नंबर 1 और मैंने न्यूली स्टार्ट किया है आप सभी को पीडीएफ की हेल्प से पढ़ाने का, बिकॉज इसकी हेल्प से पढ़ाने से आप सभी को एटलीस्ट ये रहेगा कि आप ये पीडीएफ को आप मांग भी सकते हो। अगर आप सभी को ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं, मैं ये पीडीएफ आपको आराम से इजीली सेंड कर सकती हूँ हमारे टेलीग्राम पर। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर अगर हम बेसिकली सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो एक बार अगर हम लोग ने देखा, सो इकोनॉमी सिस्टम क्या होता है और इकोनॉमी सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है किसी भी देश का, किसी भी देश की तरक्की के लिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमी सिस्टम का ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अगर आपके घर में एक कमाने वाले हैं, ठीक है, आपके घर में कोई ना कोई कमा के लाता है कि नहीं? सभी के घर में कोई ना कोई मम्मी पापा, कोई भी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, ऐसा कोई ना कोई पर्सन होता है जो कमा के लाता है। ऐसा है क्या किसी के घर में कि कोई कमाने वाला नहीं है और सिर्फ सारे खाने वाले हैं? ऐसा हो नहीं सकता। तो खाना कहाँ से खाएंगे हम? कोई कमा के नहीं लाएगा तो हम खाएंगे कहाँ से? तो उसी तरह से किसी भी देश के अंदर खाना चलाने के लिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसके देश के ग्रोथ के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी चीजें होती है, हर एक देश के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। तो उन सारी चीजों के लिए उसका इकोनॉमी सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए काम करना, नई नई चीजों को लाना, नई नई टेक्नोलॉजीज को लाना, बहुत सारी अलग अलग चीजें करना, काम करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। सो इसीलिए देश के डेवलपमेंट के लिए उसका इकोनॉमी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो देश बहुत ज्यादा डेवलप होता है। जैसे सपोज यूएसए की अगर हम लोग बात करें तो यूएसए अभी के टाइम पर डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, हम अभी डेवलप हो रहे हैं, है कि नहीं? और वो हो चुकी है, ऐसी बढ़िया कंट्री है वो। ठीक है, चलो हमारा देश भी कम नहीं है किसी से, हम भी फास्ट फास्ट ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी और पढ़ेंगे और बहुत सारी और नई नई रिसर्चेस करेंगे तो और ज्यादा हम बड़े बनेंगे। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। अब आप, आई होप सो आप सभी को इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब कामकाज। अब हमारे देश में काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए कौन कौन सी चीजें करते हैं? बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, माइनिंग की जाती है, उसके बाद इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क करते हैं लोग, है कि नहीं? काम करते हैं वहां पर इंडस्ट्रीज के अंदर। तो एग्रीकल्चर भी हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिससे जो हमारे लिए काम है, और उन काम को करने के बाद हम क्या करते हैं? पैसे अर्न करते हैं, अपने घर को चलाते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ इन्हीं पैसों की हेल्प से, इन्हीं सारे अलग अलग टैक्सेस की हेल्प से क्या होता है? हमारा देश भी चलता है। ठीक है, सो लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, और उन्हीं ऑक्यूपेशन की वजह से बहुत सारे अलग अलग जो पैसे आते हैं, अलग अलग तरफ से जो पैसे आते हैं, वो सारे जो अलग अलग टैक्सेस हम पे करते हैं, वही सारे पैसों से जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारा देश है, उस तरह से चलाई जाती है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको एक बहुत ही सुंदर सा इंट्रोडक्शन, एक चीज को समझने के लिए, इकोनॉमी को समझने के लिए आपको क्या किया हुआ है यहाँ पर, आपको मैं इसके हेल्प से आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो सो यहाँ पर हम लोग बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से देखने वाले हैं कि इस ग्राफ में किस तरह से कौन सा कंट्री किस तरह से डेवलप हो रहा है, कौन से कंट्री का
कितने कितने टाइम में उनका कितना यूएस डॉलर, कितना उन्होंने अर्न किया हुआ, कितनी उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है? जीएनआई, हम लोग किसी भी देश का जीएनआई किस तरह से हम लोग देख सकते हैं वो हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, चलो, सो यहाँ पर हमें 3 कंट्रीज दी हुई है, आप सभी को दिख रहा होगा। फर्स्ट कंट्री कौन सी है बच्चों? फर्स्ट कंट्री है हमारे पास ब्राजील। ठीक है, फर्स्ट कंट्री कौन सी है? ब्राजील है गाइस, ध्यान से देखना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड कंट्री कौन सी है? इंडिया है। सेकेंड कंट्री कौन सी है? इंडिया है। एंड थर्ड कंट्री कौन सी है? यूएसए है। ठीक है, अब उसमें आपको कलर ध्यान से रखना है। यहाँ पर ध्यान से आप देख सकते हो ब्राजील का कलर कौन सा है? ब्लू कलर है। ठीक है, उसके बाद इंडिया का कलर है ऑरेंज रेडिश कलर है, रेड वाला कलर है। ठीक है, उसके बाद यूएसए का ग्रीन कलर है। ठीक है, सो हम क्या देखेंगे? ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, क्या देखेंगे? ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनआई देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1960s के टाइम पर, 1960s के टाइम पर ब्राजील का कैसा कंडीशन था, इंडिया का कैसा था और यूएसए का कैसा था, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग 1960s की बात करें तो, और ये हम लोग कैसे देखने वाले? 1960 से लेकर 2016 के बीच का ग्रॉस नेशनल इनकम हम देखने वाले हैं, जीएनआई देखने वाले हैं इन मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इन मिलियन यूएस डॉलर की हेल्प से हम लोग ये चीज देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको मिलियन यूएस डॉलर्स यहाँ पर दिए हुए, उसकी हेल्प से हमें समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो क्लियर कट आपको एक चीज शो हो रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? सबसे ज्यादा यहाँ पर यूएसए दिख रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोइंग, एकदम बढ़िया तरीके से, ज्यादा ऊपर तक आप सभी को दिख रहा होगा इस ग्राफ में। यहाँ पर इंडिया और ब्राजील तो मतलब नाम के लिए भी नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है आप सभी को। चलो, सो देखते हैं। सबसे पहले 1960s के टाइम पर भी जो यूएसए है, यूएसए आप सभी को 0 से 100 के बीच में मतलब समझ सकते हो कि यहाँ पर 50 यूएस डॉलर के करीब आप समझ सकते हैं। उसके अलावा अगर इंडिया और ब्राजील की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 के पास में है। वो कहां पर है? एकदम ज्यादा 0 के पास में है। कहां पर है? 0 के पास में है। ठीक है, और उसके बाद अगर उसके 20 ईयर्स के बाद, ठीक है, उसी के 20 ईयर्स के बाद अगर हम लोग देखने जाए तो ब्राजील ने हल्का सा ग्रो किया है, समझ सकते हो आपकी 1 और 2% इनसे थोड़ा सा ज्यादा ग्रो किया होगा उन्होंने इंडिया से, मीन्स। ठीक है, सो इंडिया और ब्राजील का अलग ही कंपैरिजन चल रहा है, कभी वो ऊपर जा रहा है, कभी ये ऊपर जा रहा है, दोनों मतलब आजू बाजू ही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ब्राजील बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया बहुत पिछड़ा हुआ कंट्री है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर ही है। कोई दोनों अभी तक डेवलपिंग ही कंट्री है, कोई भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है अभी तक। ठीक है, इन दोनों में से। सो अभी यहाँ पर ब्राजील लाइट थोड़े से ज़्यादा है और इंडिया हल्का सा अभी भी 0 के करीब है। ठीक है, और अगर हम लोग यूएसए की बात करें तो यूएसए कहाँ जा रहा है? 300 के करीब पहुंच चुका है। ठीक है, उसके बाद उसके और 20 ईयर्स के बाद हम लोग देखें तो 2000 में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2000 में जो ब्राजील है वो थोड़ा सा ज्यादा है, किससे? इंडिया से थोड़ा सा ज्यादा है। और उसके बाद इंडिया क्या है? अभी भी थोड़ा सा कम है, किससे? ब्राजील से। एंड यूएसए बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। यूएसए कहाँ पहुंच चुका है गाइस? यूएसए 1000 से 1001 के करीब पहुंच चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 2016 की बात करें, मतलब उसके 16 इयर्स के बाद की बात करें हम लोग, तो ब्राजील थोड़ा सा कम है हमारे से, इंडिया से उसका जीएनआई थोड़ा सा कम है। मींस वो किसके करीब पहुंच चुका है? ब्राजील है 200 के करीब उसके पास और हम 200 से अबाव ऊपर है। ठीक है, हम 200 से कहाँ है? ऊपर चले गए हैं। ठीक है, और अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए हमसे मतलब बहुत आगे निकल गए हैं, उनके पास हम पहुंच भी नहीं पा रहे। ठीक है, सो बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं। कितना निकल चुका है यूएसए पहुंच चुका है 18 से अबाव और 19 के करीब एकदम पहुंच चुका है। सो यूएसए बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। अगर हम लोग इन मिलियन यूएस डॉलर की बात करें तो यूएसए कहाँ पहुंच चुका है? 1800 यूएस डॉलर के अबाव पहुंच चुका है। ठीक है, और इंडिया कहां पर है? 300 के करीब, मींस 200 से थोड़ा सा ज्यादा, और ब्राजील 200 से थोड़ा सा कम। ठीक है, सो आई होप सो आप सभी को इस ग्राफ की हेल्प से ये समझ में आ रहा होगा कि इंडिया, यूएसए एंड ब्राजील का किस तरह से हम GNI
समझे हैं। ठीक है, चलो सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो रहा है। हमने थोड़ा सा बस शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, एन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट इन द कंट्री। ठीक है, सो ये जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी किस पर डिपेंड होता है? ये जो इकोनॉमी है किसी भी कंट्री का, वो डिपेंड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट इन अ कंट्री। किसी भी कंट्री के अंदर कौन सी इकोनॉमी एक्टिविटीज की जा रही है, वहीं पर डिपेंड करता है किसी भी देश का इकोनॉमी। ठीक है, अगर कोई भी देश जैसे समझो कि अगर हम लोग अपनी इंडिया की बात करें, तो इंडिया में बहुत पहले से सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर किया जाता था। बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं था, मशीनरीज बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी। तो ये सारे रीजंस की वजह से इंडिया थोड़ा सा पीछे रह गया। अगर किसी और अदर कंट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा पीछे नहीं है इंडिया अभी के टाइम पर, इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है, बट फिर भी बाकी बड़ी बड़ी कंट्रीज से थोड़ा सा पीछे इसीलिए इंडिया रह गया क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा एजुकेशन लेवल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज नहीं दी जाती थी। ठीक है, टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने के अलावा बाकी छोटे मोटे काम करने पर ज्यादा ध्यान देते थे। सो किसी भी देश का इकोनॉमी किस पर डिपेंड होता है कि उस देश के लोग किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, उस चीज पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पर कुछ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं हम लोग? इकोनॉमी एक्टिविटीज इन इकोनॉमी, यस इकोनॉमी। सो हम लोग यहाँ पर 3 टाइप के इकोनॉमी एक्टिविटीज देखने वाले हैं। कौन कौन से 3 टाइप के इकोनॉमी है? सबसे पहला प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी इकोनॉमी, उसके बाद सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, चलो देखने वाले हैं। यहाँ पर फटाफट से इसे कैंसिल करते हैं। आई होप सो आपको उस चार्ट की हेल्प से, उस ग्राफ की हेल्प से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप सभी को एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है? सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ब्राजील दिया हुआ है, एंड ब्राजील के बाद हमें दिया हुआ है इंडिया। ठीक है, सो यहाँ पर हमें ब्राजील है, यहाँ पर हमारे पास इंडिया है। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि कौन सी कंट्री किस तरह से प्राइमरी एक्टिविटी कितना करता है, सेकेंडरी एक्टिविटी कितना करता है, टर्शरी एक्टिविटीज कितना करता है, उस चीज को हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं। सो सबसे पहले इन दोनों ग्राफ की हेल्प से हमें क्या देखना है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर इन जीडीपी। ठीक है, कौन से सेक्टर का जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 2016 के हिसाब से। ठीक है, 2016 के हिसाब से कौन सा कंट्रीब्यूशन कितना है किस सेक्टर में। ठीक है, जीडीपी के किस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है, किस एक्टिविटीज, मतलब प्राइमरी का, इकोनॉमी का, सेकेंडरी या टर्शरी। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो प्राइमरी के लिए आपको कौन सा कलर मेंशन है? यहाँ पर ब्लू कलर है। ठीक है, प्राइमरी के लिए आपको ब्लू कलर बताया हुआ है। सेकेंडरी के लिए यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर बताया हुआ है। ठीक है, सेकेंडरी के लिए यहाँ पर ऑरेंज कलर है, एंड टर्शरी के लिए आपको यहाँ पर ग्रेइश कलर है। ठीक है, चलो सो देख लेते हैं। अगर हम लोग प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी ब्राजील के अंदर कितना प्राइमरी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी के अंदर? 5.5% इसका कंट्रीब्यूशन था जीडीपी के अंदर। ठीक है, ब्राजील का। एंड उसके बाद इंडिया का कितना था? 17। ठीक है, 17 था किसके अंदर? 2016 के अंदर जीडीपी सेक्टर। ठीक है, जीडीपी में कितना प्राइमरी एक्टिविटीज का कितना कंट्रीब्यूशन था? 17। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी का जीडीपी के अंदर 27.5, ठीक है, 27.5 कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर इन जीडीपी। ठीक है, जीडीपी के सेक्टर में सेकेंडरी इकोनॉमी का इतना कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें इंडिया का, तो 26, ठीक है, 26 था इकोनॉमी इसके अंदर, जीडीपी के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग टर्शरी थर्ड की बात करें हम लोग, तो 67 था। ठीक है, 67 ब्राजील के अंदर 67, इंडिया के अंदर 57। ठीक है, मतलब टर्शरी का थोड़ा सा, थर्ड वाला थोड़ा सा कम है इंडिया के अंदर। ठीक है, चलो सो यहाँ पर ये ग्राफ की हेल्प से आपको ये चीजें ध्यान से देखनी थी। उसके बाद नीचे वाले ग्राफ की हेल्प से आपको सेम यही चीज को कंसिडर करना है, एंड दूसरा हमें क्या देखना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन वेरियस
वेरियस सेक्टर, कौन कौन से सेक्टर में 2016 के हिसाब से कौन से सेक्टर में प्राइमरी इकोनॉमी के अंदर या सेकेंडरी या टर्शरी कौन से में कितना मतलब पॉपुलेशन, कौन से पॉपुलेशन किस चीज के अंदर एंगेज्ड है, वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, सो प्राइमरी के अंदर ब्राजील के अंदर प्राइमरी में 10 लोग मतलब परसेंटेज है, आई गेस ये परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है। सो 10 इकोनॉमी में आ जाता है प्राइमरी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर इंडिया के अंदर प्राइमरी में 48.8, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा लोग। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी में 19 और ब्राजील यहाँ पे ब्राजील के अंदर 19 एंड इंडिया के अंदर 24.3। ठीक है, और टर्शरी के अंदर थर्ड के अंदर यहाँ पर 71 एंड यहाँ पर 26.9। ठीक है, सो यहाँ पर इंडिया के अंदर हमें ये चीज बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद हम उसका आंसर समझेंगे। Which country has a higher percentage of the population engaged in a primary activities? So primary activities के अंदर कौन सी कंट्री हायर है? ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर कौन सी कंट्री हायर एंगेज्ड है, कितने परसेंट लोग पॉपुलेशन एंगेज्ड है। सो किसके अंदर बच्चों, यहाँ पर आपको कौन सा बताया हुआ है, प्राइमरी। सो प्राइमरी का कलर कौन सा है, ये वाला ब्लू कलर है। कौन सा कलर है प्राइमरी का, ब्लू कलर है। सो ब्लू कलर में देखते हैं 10 और यहाँ पर 48। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। इंडिया सबसे ज्यादा एंगेज्ड है, इंडिया के मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किस चीज की और कौन से काम के अंदर एंगेज्ड है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया का एंगेज्ड है प्राइमरी एक्टिविटीज को करने में। ठीक है, सो 48.8% लोग एंगेज्ड है प्राइमरी एक्टिविटीज को करने में इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने थोड़ा सा फास्ट लेने का ट्राई किया बिकॉज ये बहुत छोटी सी चीज है, आपको बस मैं समझाना चाहती हूँ। ठीक है, in which country is the contribution of tertiary activities greater in the GDP? GDP के हिसाब से tertiary activities किसके अंदर, किसके यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सो इधर पे हमें देखना है GDP के हेल्प से। सो ब्राजील आ जाएगा, यहाँ पर किसका आ जाएगा, ब्राजील आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, in which country is the share of secondary activity, शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी मोर इन जीडीपी, जीडीपी के हिसाब से किसका शेयर ज्यादा है। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज के अंदर, सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। ओके, सो यहाँ से हमारा न्यू पॉइंट स्टार्ट होता है। ठीक है, सो ये जो चीजें अगर हम देख रहे हैं, क्या देखा हमने अब तक, ब्राजील एंड इंडिया का देखा हमने, जीडीपी के हिसाब से देखा हमने, और उसके बाद पॉपुलेशन, कौन सा पॉपुलेशन कौन से एक्टिविटीज में, मतलब प्राइमरी एक्टिविटी या सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटीज में कितना ज्यादा एंगेज्ड है, कितना पॉपुलेशन, और फिर जीडीपी में इसका कितना रोल है, ये सारी चीजें हमने इस वाले ग्राफ की हेल्प से समझा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या कहने की कोशिश करें, इंडिया हैज अ हायर नेशनल इनकम इन देन द ब्राजील, ब्राजील के नेशनल इनकम से इंडिया का ज्यादा है। ये मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर आपको कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जीएनआई मतलब यहाँ पर हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम कितना है, ब्राजील के कंपैरिजन में हमारा ज्यादा है। तो वही चीज आपको यहाँ पर बताई हुई है कि उनसे हमारा ज्यादा है ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, उसके बाद ब्राजील इज वन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड अ रैपिड ग्रोइंग सर्विस सेक्टर। जो ब्राजील है ये स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है, जिसके अंदर इन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया हुआ है, माइनिंग के अंदर भी रोल प्ले किया हुआ है, उसके साथ साथ उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी अलग अलग चीजों को बनाने में भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा फास्टली काम किया हुआ है। सो ये एक तरह से वर्ल्ड लेवल पर एक तरह से एक बहुत ही रैपिड ग्रोइंग कंट्री के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑन द अदर हैंड इंडिया इज स्टिल डेवलप्ड
स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अभी के टाइम पर भी इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा अनपढ़ होते थे इसीलिए डिपेंडेंट होते थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज ही नहीं होता था, उन्हें लगता था वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसकी वजह से। बट अभी के टाइम पर बहुत सारी चीज मतलब गाँव के लोग भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। क्यों, किस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं वो लोग? टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं अभी के टाइम पर। बट पहले के टाइम पर थोड़ा सा कम नॉलेज होने की वजह से ज़्यादा लोग किस पर डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पर ही मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट होता था। और इसकी वजह से क्या होता था, सर्विस अदर कोई भी सेक्टर होता था वो डेवलप नहीं हो पाता था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर खेती बाड़ी में ध्यान देंगे तो टेक्नोलॉजी कैसे ही IT सेक्टर आगे बढ़ेगा, कैसे मशीनरीज आगे बढ़ेंगी। तो ऐसे ये सारी चीज़ों के कारण ही इंडिया का डेवलपमेंट थोड़ा सा रुक गया था। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। Like the Indian economy, the Brazilian economy is also a mixed type. Mixed type का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरा कंट्रोल किसी रिच पर्सन के कंट्रोल में है या फिर कोई पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर मिक्स्ड तरह से जो जैसा कमाता है दोनों के मतलब यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक इंसान इस चीज के अंदर रोल प्ले करता है, नॉर्मल पीपल भी इसके अंदर अच्छा रोल प्ले करते हैं, गवर्नमेंट भी रोल प्ले करता है, जो रिचेस्ट पर्सन है वो भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटलाइजेशन को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है और ना ही सोशलाइजेशन को फॉलो किया जा रहा है, मिक्स्ड टाइप को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, सो इंडिया के अंदर भी यही चीज को फॉलो किया जाता है और साथ ही साथ ब्राजील के अंदर भी इसी चीज को फॉलो किया जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर जो नॉर्मल पीपल है, जो सोशलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं वो भी, और साथ ही साथ जो कैपिटलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं वो भी, सभी लोग मिलकर यहाँ पर एक साथ ही इकोनॉमी को चलाता है। ऐसी इकोनॉमी को क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ये आपको 9th स्टैंडर्ड में है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपके यहाँ पर, शायद मैंने नहीं, सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलो, सो बोथ द इंडिया एंड ब्राजीलियन इकोनॉमिक्स आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि इंडिया, ऐसा नहीं है कि ब्राजील डेवलप्ड कंट्री है, ऐसा नहीं है। ब्राजील और इंडिया दोनों एक दूसरे के थोड़े थोड़े से ही ऊपर नीचे हमेशा रहते हैं, दोनों डेवलपिंग कंट्री है, ना कि पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, देयर आर कैपिटा इनकम आर वेरी लेस एज कंपेयर टू द कंट्रीज लाइक यूएसए के कंपैरिजन में अगर हम लोग इंडिया और ब्राजील की बात करें तो उनका कैपिटा इनकम बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, अभी हमने ग्राफ में ही देखा हुआ था कि किस तरह से यूएसए कितना ज्यादा आगे था इंडिया और ब्राजील से, है कि नहीं। सो यही चीजें आपको यहाँ पर बताई हुई है। It is increasing to the note through the India has a higher national income as compared to Brazil, पर मतलब उनके अंदर यहाँ पर कुछ चीजों के अंदर इंडिया आगे है तो कुछ चीजों के अंदर ब्राजील है, सो दोनों एक दूसरे के आसपास ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताया हुआ है, पर कैपिटा इनकम फ्रॉम द 1960 टू 2016 के में US डॉलर में किस तरह से कैपिटा इनकम 3 कंट्रीज के बारे में यहाँ पर आपको बताया हुआ है। सबसे पहले कंट्रीज के नेम है एंड उसके बाद यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं, ईयर्स के अकॉर्डिंग किस तरह से उनका US डॉलर में कैपिटा इनकम है। ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पर बताई हुई है। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा कंट्री यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा मार्क ले लेती हूँ। ठीक है, चलो, सो सबसे पहले यहाँ पर हमें बताया हुआ है ब्राजील का। ठीक है, सो ब्राजील, एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं। हाँ, सो ब्राजील की अगर हम लोग बात करें तो ब्राजील का पर कैपिटा इनकम 1960 में ब्राजील का पर कैपिटा इनकम कितना था, 240 US डॉलर। उसके बाद इंडिया का कितना था, 90 US डॉलर, और यूएसए का कितना था, 3250 US डॉलर पर कैपिटा इनकम था। कौन से टाइम पर, 2060 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद अगर 2060 बोला मैंने, 1960 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आपको 1980 मतलब उसके 20 ईयर्स के बाद की बात बताई हुई है। ठीक है, सो 1980 में कितना था ब्राजील का
2010, ठीक है। सो 2010 कितना था यूएस डॉलर था, 2010 यूएस डॉलर इनका पर कैपिटा इनकम था। इंडिया की बात करें तो 280 था और यूएसए की बात करें तो 14,230, मतलब हमारे से बहुत ज्यादा आगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 2000 का और 2016 का इसी तरह से यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये जो चीजें हैं ये किस लिए ऐसा है, इस चीज को समझते हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें अपने आप को, मतलब इंडिया और ब्राजील को कंपेयर करें अगर हम लोग यूएस से, तो यूएस के अंदर मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देती है, वो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पर ध्यान देती है। अगर हम लोग इंडिया ब्राजील का कंपेयर करें यूएसए से, सो यूएसए का जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, ठीक है, अगर कंपेयर टू इंडिया या फिर ब्राजील करें तो, ठीक है। यहाँ पर अभी के टाइम पर एजुकेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, बट वहां पर बहुत सालों से ही एजुकेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अगर वो एजुकेटेड होते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हैं। जिस काम को करने के लिए हम यहाँ पर 10 लोग को लगाते हैं, वो वहां पर वही काम को करने के लिए वो एक रोबोट बना रहे हैं, और इसकी हेल्प से वो क्या कर रहे हैं, 10 लोगों का 20 लोगों का काम एक ही रोबोट वहां पर कर रहा है। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। इंडिया के अंदर लोगों पर ज्यादा ध्यान, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया जाता है छोटे छोटे कामों को करने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन का लेवल अभी के टाइम पर बहुत अच्छी चल रही है, बट पहले के टाइम पर बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। सो द यूनाइटेड स्टेट इज द डेवलप्ड कंट्री, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज वेल एजुकेटेड। वहाँ का जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड पर्सन रहते हैं वहाँ पर। दिस कंट्री हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ मैनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इस कंट्री के पास बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ है। किस चीज़ का स्ट्रेंथ है इस कंट्री के पास? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर ध्यान देते हैं, ठीक है। सो इनके पास सपोर्ट है, इनके पास बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी का, मशीनरीज का, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है इनके पास, ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का स्ट्रेंथ है यूएसए के पास। इसीलिए यूएसए अभी के टाइम पर डेवलप्ड कंट्री है। बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से ज़्यादा बड़ी कंट्री यूएसए है और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है अगर हम लोग इंडिया ब्राज़ील की बात करें तो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है और हमारे यहाँ पर थोड़ा सा पीछे है, बट अभी के टाइम पर वो भी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। चलो, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो ये हमने इस लेक्चर के अंदर मोस्ट ऑफ द चार्ट्स को रीड किया था, क्योंकि आपको ये चीज़ों को भी समझना जरूरी है। इन चीज़ों की हेल्प से आप इजीली समझ सकते हैं इकोनॉमी को, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं किस चीज़ को, ऑक्यूपेशन को देखेंगे। ब्राज़ील का ऑक्यूपेशन, इंडिया का ऑक्यूपेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं स्टडी रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो, ठीक है। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।